कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जिनके जीवन में केवल एक ही सिद्धांत होता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। लेकिन यही लोग तब माले मुफ्त दिले बेरहम को अपना लेते हैं जब खर्चा कोई और कर रहा हो। अगर आपके आसपास इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं है तो आज की कहानी सुनिए। फ्रेंच कहानी को लिखा है गाय डी मोपासा ने और कहानी का शीर्षक है छतरी। मैडम ओरियो बहुत ही किफायती महिला थीं। एक पैसे की कितनी कीमत होती है उनसे अच्छा और कौन जान सकता था। यही वजह थी कि वो इसी उधेड़बुन में लगी रहती थीं कि पैसे को दिन दूना रात चौगुना कैसे किया जाए। इस संबंध में उनके कड़े सिद्धांत थे। उनके रसोइये को बाजार से सौदे में मुर्गीबाजी का कोई मौका नहीं मिल पाता था। अपने पति को तो शायद ही जेब खर्च के नाम पर उन्होंने कुछ दिया हो। ओरियो दंपति को कोई बच्चा भी नहीं था और वो पैसे वाले लोग थे। इसके बावजूद छोटे मोटे खर्च पर भी मैडम ओरियो की जान निकल जाती थी। अगर जेब से एक भी पैसा निकालना पड़ जाए तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनके दिल को चीर कर कोई टुकड़ा निकाला जा रहा है। हालत ये हो गई थी कि अगर उन्हें ये पता चल जाए कि कल फलां चीज खरीदी जानी है तो उस रात उन्हें नींद ही नहीं आती थी। मिस्टर ओरिये अपनी पत्नी को लगातार समझाते थे कि उन्हें थोड़ा हाथ खोलकर खर्च करना चाहिए। वो कहते थे कि उन लोगों के कोई बच्चा भी नहीं है और भगवान की दया से उनके पास खासा धन भी है। इस पर मैडम ओरिये कहती कि किस समय क्या हो जाए कौन जानता है। बेहतर यही है कि अपने पास हमेशा पर्याप्त धन होना चाहिए। मैडम ओरिये लगभग 40 साल की छोटे कद की महिला थीं। चेहरे पर हल्की झुर्रियां पड़ने लगी थीं, पर वो बहुत फुर्तीली थीं, बल्कि ये कहा जाए कि बहुत जल्दबाज थी। रहन सहन में एकदम साफ सुथरी मैडम ओरिये का गुस्सा नाक पर ही रखा रहता था। उनके पति अक्सर कहते थे कि मैडम ने उन्हें 2 कौड़ी का बना के छोड़ दिया है। उनके आत्मसम्मान को बहुत चोट पहुंचती है। मिस्टर ओरिये सेना के कार्यालय में क्लर्की किया करते थे और उसका कारण भी यही था कि उनकी पत्नी ने उन्हें इसके लिए मजबूर किया था। उनसे कहा गया था कि उनके काम करने से परिवार की आय में वृद्धि होगी। ये बात अलग है कि खर्च तो कुछ होना ही नहीं था। पिछले 2 सालों से मिस्टर ओरिये अपने ऑफिस एक फटे पुराने छाते को लेकर जा रहे थे। उनके साथ काम करने वालों के लिए उनका छाता मजाक बन गया था। आखिर अपने साथियों के मजाक और फप्तियों से तंग आकर उन्होंने मैडम ओरिये से अपने लिए नया छाता लाने की जिद पकड़ ली। मैडम 8 फ्रैंक वाला एक सस्ता सा छाता ले आई। इस तरह के छाते बड़ी दुकान वाले विज्ञापन के लिए आमतौर पर सजा कर रखते हैं। जब ऑफिस में मिस्टर ओरिये के संगी साथियों ने उनका नया छाता देखा तो वो कहने लगे कि पेरिस में तो इस तरह के छाते आजकल हजारों की संख्या में बिक रहे हैं। उनका हंसी मजाक फिर शुरू हो गया और ओरिये साहब को उस दिन बहुत कुछ झेलना पड़ा। उनके सहकर्मियों ने एक मजाकिया गाना भी उनके ऊपर बना दिया और वो जहां भी जाते उन्हें ये गाना सुनना पड़ता। गुस्से में भुनभुनाते हुए वो घर पहुंचे और उन्होंने पत्नी से साफ साफ कह दिया कि वो उनके लिए तुरंत नया सिल्क का 20 फ्रैंक वाला छाता लेकर आए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें छाते का बिल भी देखना है ताकि उन्हें सस्ते छाते से ही न बहला दिया जाए। मैडम ओरिये बाजार गईं और 18 फ्रैंक का एक नया छाता लेकर घर वापस आई। अपने पति को छाता पकड़ाते हुए उन्होंने गुस्से से कहा कि यह छाता कम से कम 5 साल तक तो चलना ही चाहिए। ओरिये साहब अगले दिन विजयी भाव से अपने ऑफिस गए और उनके साथियों ने भी नए छाते के लिए उन्हें बधाई दी। शाम को जब वो घर पहुंचे तो मैडम ने सबसे पहले उन्हें यही हिदायत दी कि छाते को हमेशा ही इलास्टिक से बांधकर मत रखा करो, इससे इसके कपड़े के फटने का डर रहता है। उन्होंने पति को समझाया कि छाते का उन्हें ख्याल रखना चाहिए, नया छाता इतनी जल्दी उन्हें नहीं मिलेगा। मैडम ओरिये ने छाता अपने हाथ में लिया और खोला तो हक्की बक्की रह गई। उनका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। छाते के रेशमी कपड़े पर बीच में 1 पैसे के सिक्के के बराबर छेद हो गया था। ऐसा लगता था किसी ने सिगार के अगले हिस्से से इसे जलाया है। ये क्या है? वो चिल्लाई। उनके पति बोले, क्या हुआ, क्या बात है? मैडम के मुंह से गुस्से के मारे शब्द ही नहीं निकल रहे थे। जोर लगाकर उन्होंने पति से कहा कि उन्होंने छाते को जला दिया है और वो तो उन्हें बर्बाद करने पर ही तुले हुए हैं। मिस्टर ओरिये डरते डरते मुड़े और बोले, तुम क्या कह रही हो? हुआ क्या है?
मैडम ने गुस्से में कांपते हुए कहा, मैं कह रही हूं कि तुमने ये छाता जला दिया है, ये देखो यहां। इतना कहते हुए उन्होंने मिस्टर ओरिए की नाक के ठीक नीचे छाते में हुए छेद को फैला दिया। छाते में हुए छेद को देखकर ओरिए साहब को काटो तो खून नहीं, मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। बड़ी मुश्किल से हकलाते हुए बोले, क्या, मुझे क्या पता कि ये कैसे हुआ, कसम से मैंने कुछ नहीं किया, छाते से किसने छेड़खानी की मुझे नहीं पता। मैडम ने कहा, मुझे पता है, तुमने दिन भर छाते को खोल खोल कर अपने साथियों को दिखाया होगा और अपनी शेखी बघारी होगी। ओरिए साहब ने जवाब में कहा, मैं कसम खाकर कह रहा हूं कि मैंने केवल एक बार छाता खोलकर साथियों को दिखाया था ताकि वो भी देख लें कि ये कितना शानदार है। मैडम ओरिए ने गुस्से में इस तरह का खतरनाक मुंह बनाया जिससे आमतौर पर शादीशुदा आदमी डर जाते हैं। युद्ध के मैदान में उड़ रही दुश्मन की गोलियों से भी इतना डर नहीं लगता। मैडम ने छाते के छेद पर पुराने छाते का एक कपड़ा काटकर टल्ला लगा दिया। ऊपर से लगाया गया यह टल्ला किसी दूसरे ही रंग का था। अगले दिन मिस्टर ओरिए ने छाते को अपनी बगल में दबाया और ऑफिस के लिए निकल पड़े। उन्होंने छाते को सहेज कर अलमारी में रख दिया और उसके बारे में सोचना बंद कर दिया। शाम को उनके घर पहुंचते ही मैडम ने उनके हाथ से छाता लेकर उसे खोला। ऐसा लगा कि छाते को देखकर उनको दौरा सा पड़ गया हो। छाते पर छोटे छोटे से सुराख बन गए थे। ऐसा मालूम पड़ता था कि किसी ने अपना पाइप छाते के ऊपर ही झाड़ दिया, जिससे चिंगारियों ने छाते पर यह छेद बनाए। अब तो इस छाते की मरम्मत भी नहीं हो सकती। मैडम ओरिए ने छाते को देखा और वो इतने दुख में आ गई कि कुछ कह भी न सकी। ओरिए साहब भी छाते को देखकर भौचक के रह गए और उनके मुंह से भी एक शब्द न निकला। उन दोनों ने ही एक दूसरे को देखा और फिर ओरिए साहब फर्श की तरफ देखने लगे। अचानक मैडम छाते को ओरिए साहब के मुंह की तरफ फेंकते हुए बहुत ही गुस्से से चिल्लाईं, तुम बिल्कुल ही जानवर हो, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। मैं तुम्हें इसका मजा चखाऊंगी, तुम्हें अब कोई छाता नहीं मिलेगा। इसके बाद काफी देर तक तूफान का सा आलम उस घर में रहा। करीब 1 घंटे बाद मिस्टर ओरिए अपनी बात समझाने की स्थिति में आ पाए। उनका कहना था कि वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। या तो किसी ने दुर्भावना से या फिर बदला लेने के विचार से ऐसा किया है। तभी दरवाजे की घंटी बजी और उन्हें कुछ राहत मिली। उन लोगों के एक मित्र आए थे जिन्हें उन्होंने खाने पर आमंत्रित किया था। मैडम ओरिए ने इस मित्र को विस्तार से पूरा मामला समझाया। उन्होंने ये भी कहा कि अब उनके पति को नया छाता तो मिलने से रहा। इस पर उनके मित्र ने अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर छाता नहीं दिया गया तो मिस्टर ओरिए के कपड़े बारिश में खराब हो जाएंगे और ऐसे में तो और भी नुकसान उठाना पड़ेगा। इस पर मैडम ने कहा कि ठीक है, अब जब बारिश होगी तो इन्हें रसोई घर में रखे हुए पुराने छाते को लेकर ही जाना पड़ेगा, नया छाता तो इन्हें नहीं मिलेगा। मिस्टर ओरिए को यह सुझाव बहुत ही नागवार गुजरा। बोले, ठीक है, अगर मुझे नया छाता नहीं मिलेगा तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा ही नहीं। रसोई का छाता लेकर तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इस पर उनके घर आए मित्र ने पूछा कि क्या इस छाते की मरम्मत नहीं की जा सकती, लेकिन मैडम ओरिए किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं थी। वो बोली, इसकी मरम्मत पर कम से कम 8 फ्रैंक का खर्चा आएगा। 18 फ्रैंक इसकी कीमत और 8 और कुल मिलाकर 26 फ्रैंक का खर्चा इस छाते पर होगा। ये पागलपन नहीं है तो और क्या है। अब उनके मित्र का नया सुझाव आया। उन्होंने कहा कि इस छाते का पैसा क्यों ना फायर इंश्योरेंस वाली कंपनी से लिया जाए। कंपनी ऐसी किसी भी चीज की भरपाई करती है जो आपके घर में जलने से नष्ट हुई हो। इस पर मैडम ओरिए कुछ शांत हुई और उन्होंने पति से कहा कि कल जब वो ऑफिस जाएंगे तो रास्ते में मैटरनेल इंश्योरेंस कंपनी का भी चक्कर लगाएंगे। वहां वो अपना छाता दिखाकर इसकी भरपाई की बात करेंगे। मिस्टर ओरिए इस बात पर बिफर गए। बोले, बिल्कुल नहीं, मैं अपने जीते जी कभी भी इंश्योरेंस कंपनी में नहीं जाऊंगा। हद हो गई, छाते की कीमत है 18 फ्रैंक। इतने से पैसों से हमारी जिंदगी तबाह होने तो नहीं जा रही। और अगले दिन वो सुबह सुबह एक छड़ी लेकर काम पर निकल गए। किस्मत से आज मौसम भी सुहावना था। घर पर अकेली रह गई मैडम ओरिए को अपने 18 फ्रैंक का गम बहुत सता रहा था। डाइनिंग टेबल पर छाता पड़ा हुआ था और वो कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। इंश्योरेंस कंपनी जाना उनके बस की बात नहीं थी।
उन्हें पता था कि वो कंपनी के किसी भी मुलाजिम के सवालों और उसकी संदेह भरी नजर का सामना करने पर घबरा जाएंगी। लोगों के सामने उनकी जुबान पर ताले लग जाते थे। नए लोगों से तो वो बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती थी। लेकिन 18 फ्रैंक का नुकसान उनसे झेला नहीं जा रहा था। इसका दर्द वो महसूस कर रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो चोट खाकर घायल हो गई हैं। वो निर्णय लेती कि अब वो इसके बारे में नहीं सोचेंगी, लेकिन अगले ही क्षण उनके दिमाग में फिर से छाता आ जाता। वो असमंजस में थी कि क्या करूं क्या ना करूं। अचानक उन्होंने निर्णय लिया, देखा जाएगा जो होगा। वो इंश्योरेंस कंपनी जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन सबसे पहले उन्हें छाते को ऐसा बनाना था जिससे लगे कि वास्तव में उसे बहुत क्षति पहुंची है। उन्होंने माचिस की एक तीली जलाई और छाते के कपड़े को जलाकर उसमें एक हथेली के बराबर का छेद बना दिया। इसके बाद उन्होंने छाते को फोल्ड किया और एक इलास्टिक से उसे बांध दिया। अपना हैट और शॉल लेकर वो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ चल पड़ी। वो जितना कंपनी के दफ्तर के पास जा रही थीं, उतना ही घबरा रही थीं। कंपनी में वो क्या कहेंगे? उनसे अगर सवाल पूछा जाएगा तो उनका क्या जवाब होगा? इन्हीं सब बातों से उनका दिमाग उस समय भरा हुआ था। उनकी चाल धीमी हो गई थी ताकि उन्हें सोचने के लिए ज्यादा समय मिल पाए। लेकिन तभी उन्हें एक दरवाजे पर पीतल की एक प्लेट पर लिखा हुआ दिखाई दिया, ला मैटरनेले इंश्योरेंस ऑफिस। उन्हें कुछ घबराहट सी हुई, लेकिन उन्हें खुद को समझाया कि उन्हें अंदर जाना ही चाहिए। वो बड़े से हॉल में पहुंची और कागजों का एक बंडल लेकर जाते हुए एक आदमी से उन्हें पूछा, माफ कीजिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जली हुई चीजों के इंश्योरेंस वाले साहब कहां पर बैठते हैं? उस आदमी ने रूखी सी आवाज में कहा, बाएं हाथ के पहले दरवाजे से आप अंदर चली जाएं। अब उन्हें और डर लगने लगा। उनकी इच्छा हुई कि ऑफिस से भाग जाएं। 18 फ्रैंक की बलि देने के लिए वो तैयार भी हो गई, लेकिन उन्हें स्वयं को समझाया और धीमे धीमे उस दरवाजे के पास पहुंच गईं जहां उन्हें जाना था। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर से आवाज आई, कम इन। दरवाजे को धकेल कर वो अंदर गईं तो एक बड़े से कमरे में पहुंच गईं। वहां पर 3 लोग खड़े थे और आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक ने पूछा, मैडम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मैडम ओरिये बड़ी मुश्किल से बोल पाई कि वो किसी दुर्घटना में हुए नुकसान के बारे में बात करना चाहती हैं। उस आदमी ने बड़ी शालीनता से उन्हें कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। फिर वो आदमी 2 अन्य आदमियों से बात करने लगा। वो कह रहा था, देखिए जनाब, हमारी कंपनी आपको किसी भी हालत में 4 लाख फ्रैंक से अधिक का भुगतान नहीं कर सकते। आपका क्लेम कितने का है इससे हमें कोई मतलब नहीं। सर्वेयर ने आपके बाकी के 2 आदमियों में से एक ने उसकी बात काटते हुए कहा, देखिए सर, ये पर्याप्त है। बाकी हमारे बीच अदालत फैसला करेगी। अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं। मैडम ओरिये सोच रही थी कि काश मैं भी इन लोगों के साथ ही बाहर निकल जाती। वो अब कुछ भी लेना नहीं चाहती थी, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंपनी का अधिकारी वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया था। बोला, कहिए मैडम, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मैडम ओरिये के मुंह से जुबान जैसे गायब हो गई थी। वो हकलाते हुए बोली, वो मैं दरअसल मैं इसके लिए आई थी। ऐसा कहते हुए उन्होंने छाता अधिकारी के सामने रख दिया। उन्होंने कांपते हुए हाथों से छाते पर लगा हुआ इलास्टिक खोला और छाते को फैला दिया। कंपनी का अधिकारी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो बोला, इसकी हालत तो बहुत ही खराब हो गई है। कुछ हिचक के साथ मैडम ने बताया कि इसे उन्होंने 20 फ्रैंक में खरीदा था। अधिकारी ने इस पर आश्चर्य दिखाया। मैडम ने यह भी बताया कि बहुत ही शानदार चीज थी और इसका हाल दिखाने के लिए ही वो अब आई हैं। अधिकारी कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, इस छाते का मुझसे क्या संबंध है? मैडम ओरिये अब कुछ हिचक से रही थी और सोच रहे थे कि शायद इतनी छोटी सी चीज की भरपाई इतनी बड़ी कंपनी न करती हो। वो बोली, देखिए ना, ये जल गया है। अधिकारी ने भी इस बात पर अपनी सहमति दिखाई। मैडम फिर से चुप हो गई, लेकिन अचानक ही उन्हें ध्यान आया कि मुख्य बात तो वो भूले जा रही हैं। उन्होंने कहा, मेरा नाम मैडम ओरिये है। हमने आपकी कंपनी में बीमा करवाया हुआ है और मैं चाहती हूं कि इस छाते के नुकसान की भरपाई कंपनी द्वारा की जाए। परेशान सा मैनेजर कुछ समझ नहीं पाया। वो बोला, लेकिन मैडम, छाते से हमारा क्या मतलब? हम तो इस तरह की मरम्मत भी नहीं करवाते हैं। अब तक मैनेजर के सामने बैठी महिला का साहस वापस लौट आया था। वो संघर्ष से पीछे हटने वाली नहीं थी।
बिना किसी डर के मैडम ओरिये ने कहा, मैं केवल ये चाहती हूं कि आप मरम्मत पर आने वाला खर्च मुझे दिलवा दें। मरम्मत मैं खुद करवा लूंगी। इस पर कंपनी के अधिकारी ने कहा, मैडम क्या सच में आप ऐसा चाहती हैं? ये तो बहुत ही मामूली सी बात है। आज तक कोई भी हमारे पास इस तरह की छोटी सी मरम्मत के लिए नहीं आया। अब आप ये तो मानेंगे ही कि हम रुमाल, दस्ताने, झाड़ू, चप्पल और इस तरह की कई मामूली सी चीजें होती हैं, इनकी मरम्मत तो नहीं करवा सकते। इनमें भी आग लग सकती है। मैडम ओरिये का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था। वो अधिकारी से बोली, सर, पिछले साल हमारी चिमनी में आग लग गई थी। कुल मिलाकर उसकी मरम्मत पर 500 फ्रैंक का खर्च आया था। मिस्टर ओरिये ने तब कुछ भी क्लेम नहीं किया था। कम से कम अब तो छाते की मरम्मत आपको करवानी ही चाहिए। बीमा कंपनी के अधिकारी का इस तरह के लोगों से रोज पाला पड़ता था। वो समझ गया कि यह महिला झूठ बोल रही है। उसने कहा, मैडम, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मिस्टर ओरिये ने 500 फ्रैंक का क्लेम नहीं किया और अब आप 5 फ्रैंक के लिए यहां आई हैं। लेकिन मैडम ओरिये इस तरह के तर्क से कहां डिगने वाली थी। वो बोली, माफ कीजिए जनाब, 500 फ्रैंक मिस्टर ओरिये का मामला था, जबकि 18 फ्रैंक का ये मामला मैडम ओरिये का मामला है। दोनों ही बातों में बहुत फर्क है। अब तक अधिकारी समझ चुका था कि इस महिला से पार पाना उसके बस की बात नहीं है। ये समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं है। वो बोला, अच्छा ये बताएं कि छाते को नुकसान हुआ कैसे? मैडम को अब लगा कि लड़ाई वो जीत चुकी है। बोली, अब मैं आपको बताती हूं कि ये कैसे हुआ। हमारे हॉल में पीतल का एक छाता स्टैंड है। उस दिन जब मैं घर आई तो मैंने इसी स्टैंड में अपना छाता रख दिया। इस स्टैंड के ठीक ऊपर एक शेल्फ है और उसमें हम लोग मोमबत्तियां और माचिस रखते हैं। उस दिन मैंने मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस की तीली जलाई, वो नहीं जली। फिर मैंने दूसरी जलाई, वो जली तो सही लेकिन बुझ गई। फिर मैंने तीसरी जलाई। मैनेजर ने उन्हें बीच में रोककर मजाक में कहा, अच्छा कहीं वो सरकारी माचिस तो नहीं थी? मैडम ओरिये उसका मजाक नहीं समझी और आगे बोली, हो सकता है। किसी तरह चौथी तीली जली। मैंने मोमबत्ती जलाई और अपने बेडरूम में चली गई। अभी 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि मुझे कुछ जलने की बू आई। मैं तो आग से हमेशा से ही डरती रही हूं। मैं आपको बता ही चुकी हूं कि हमारी चिमनी में भी आग लग गई थी। तो मैं उठी और मैंने पूरे घर में यह ढूंढना शुरू किया कि जलने की बदबू आ कहां से रही है। तभी मेरी नजर छाते पर पड़ी और मैं समझ गई कि बदबू छाते के जलने के कारण ही आ रही है। शायद कोई माचिस की तीली छाते पर गिर पड़ी और उसने छाते को जला दिया। मैनेजर ने कुछ सोचते हुए कहा, आपको क्या लगता है कितने का नुकसान हुआ होगा? मैडम को इस सवाल का कोई जवाब नहीं सूझा। वो बोली, अब इस बारे में मैं क्या कहूं, आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए। लेकिन मैनेजर ने किसी भी तरह का अनुमान लगाने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैडम आप ही बताएं कितने का नुकसान हुआ होगा। इस पर मैडम ओरिये ने कहा, देखिए सर, मैं भी आपके ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहती। मैं इस छाते को मरम्मत करने वाले के पास लेकर जाऊंगी, इस पर नया कपड़ा चढ़वाऊंगी और जितना भी खर्च आएगा आप दे दीजिएगा। मैनेजर ने तुरंत हामी भरी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, यही सही रहेगा। ऐसा करिए, मैं कैशियर को नोट लिखकर दे रहा हूं, आपका जितना भी खर्चा आएगा उसका भुगतान कर दिया जाएगा। मैनेजर ने मैडम ओरिये को एक कागज पर कुछ लिख कर दिया। मैडम ने मैनेजर को धन्यवाद दिया और तुरंत वहां से निकल गई। सोच रही थी कि कहीं मैनेजर अपना विचार न बदल दे। बाहर सड़क पर आकर मैडम ओरिये ने छाता रिपेयर करने की एक अच्छी सी दुकान ढूंढी और पूरे आत्मविश्वास से बोली, मैं चाहती हूं कि आप इस छाते पर रेशमी कपड़ा लगा दें, बढ़िया वाला कपड़ा। आपके पास जो सबसे अच्छा और मजबूत कपड़ा हो वही चढ़ाइएगा। कीमत कितनी भी हो, मैं उसकी चिंता कभी नहीं करती। छतरी। अभी आपने गाय डी मोपासा की यह कहानी सुनी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।